पिछली वीडियो में बायोलॉजी के अंतर्गत आप लोगों को बायोलॉजी का डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी के बारे में बताया था। आज हम जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में शुरू करेंगे। यदि पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप आइकन बटन पर जाकर आई बटन पर जाकर के उसको देख सकते हैं। शुरू। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, वहां पर सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसका अभी तक आज तक अस्थायी सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल पाया है। लेकिन इस ब्रह्मांड में जैसे जैसे मानव जाति का मानसिक बौद्धिक विकास हुआ, वह अपनी चैतन्यता के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने लगा। जीवन की उत्पत्ति में सबसे अहम भूमिका हमारे विश्व के धर्म गुरुओं की है। धर्म गुरुओं ने एक सिद्धांत अपने समय में दिया, अपना विचार दिया, अपनी अभिव्यक्ति दिया कि इस धरती पर जीवन का विकास अपने आप हो गया। उस समय क्योंकि मानव का बौद्धिक विकास इतना था नहीं, इसलिए धर्म गुरु जो कहते थे, गलत हो या सही, उसी पर बाकी लोग जो है विश्वास कर लेते थे और उसको मानने लगते थे। जैसे धर्म गुरुओं ने बताया कि इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति अपने आप हो गई। एक वान हेलमार्ट नाम का वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक नहीं, धर्म गुरु उसको कह सकते हैं। उसने अपने सिद्धांत में कहा उसने स्वतः जननवाद का सिद्धांत दिया और बताया कि पृथ्वी पर ब्रह्मांड में अपने जीव अपने आप पैदा हो गए। उदाहरण भी उन्होंने अपने बौद्धिक क्षमता से दिया कि मिस्र के नील नदी की घाटी में मगरमच्छ पाए गए, अपने आप पैदा हो गए। उन्होंने अपने विचारों को, उनके विचारों का शाब्दिक भाव में स्वतः जननवाद का सिद्धांत कहा गया। स्वतः जनन का मतलब जीव की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। अपनी परिकल्पना को, अपनी बात को सत्यापित करते हुए वान हेलमार्ट ने कहा कि वैसे ही मिटा देते। वान हेलमार्ट ने कहा कि यदि गेहूं के चोकर को पोटली में बांधकर किसी अंधेरे स्थान पर 7 दिनों तक रख दिया जाए तो वह अपने आप वहां पर चूहे पैदा हो जाते हैं।
बहुत दिनों तक, जब तक कि मानव की बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं हुई थी, इन धर्म गुरुओं के बातों पर लोग विश्वास करते गए। लेकिन कुछ समय के बाद एक अलग जीवन की उत्पत्ति से संबंधित एक अलग सिद्धांत आया, जिसको जीवोत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। ये पहला आपने देखा कि स्वतः जननवाद, इसको धर्म गुरुओं का वाद कह सकते हैं। उसमें आपको मैं बताया कि धर्म गुरुओं ने बता दिया कि जीव, ये धरती पर ब्रह्मांड में अपने जीव की उत्पत्ति अपने आप हो गई है, किसी ने किया नहीं। लेकिन समय के साथ मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ और उस बौद्धिक विकास के साथ एक दूसरी परिकल्पना आई, जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। अब जीवोत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? जब स्वतः जननवाद की विचारधारा गलत महसूस होने लगी, तो जीवोत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले लुई पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं, जो धर्म गुरुओं का स्वतः जननवाद का सिद्धांत गलत है। उन्होंने कहा कि जीव की उत्पत्ति अपने आप हो ही नहीं सकती, जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने 3 फ्लास्क लिया। देखिए, विज्ञान क्या है? विज्ञान किसी तथ्य की सत्यता का परीक्षण करता है, ये प्रयोग का विषय है। तो अपनी बात को, अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए लुई पास्चर ने 3 कांच का फ्लास्क लिया। थोड़ा बड़ा उसको 3 बड़ा। तो लुई पास्चर ने अपने प्रयोग को सिद्ध करने के लिए 3 कांच का फ्लास्क लिया। पार्चमेंट प्लास्टिक, यानी पार्चमेंट कागज, उसका नाम है पार्चमेंट। पार्चमेंट एक तरह का प्लास्टिक का कागज होता है, जिसे कि हवा एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकती, वही पार्चमेंट पेपर होता है। फिर कुछ मांस का टुकड़ा लिया। 3 फ्लास्क, ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है कि उसने अपने प्रयोग को सिद्ध करने के लिए 3 कांच का फ्लास्क लिया, पार्चमेंट पेपर लिया, जालीदार कपड़ा लिया और थोड़ा सा मांस लाया। तो मांस को उच्च तापमान पर खूब खौलाया, खूब उबाला। तो मांस को लुई पास्चर ने इसलिए उबाला कि उसमें जो बैक्टीरिया है, कीटाणु है, जीवाणु है, सब मर जाए, यानी उस मांस में कुछ
रहे नहीं। फिर मांस के थोड़े थोड़े टुकड़े को ठीक, बढ़ो, बढ़ो, आगे बढ़ो। बस हो गया, इतना काफी। अब यहाँ पे लिख दीजिए, छोड़िए, हो गया। आगे बढ़ते जाइए, बोलते जाइए। बोलते जाइए। तो इन तीनों फ्लास्कों में उबाला हुआ जो मांस था और उसका थोड़ा थोड़ा शोरबा ले करके डाल दिया। एक पहले फ्लास्क को उसने क्या किया कि पहले फ्लास्क के मुंह को पार्चमेंट कागज से बांध दिया, दूसरे फ्लास्क के मुंह को जालीदार कपड़े से बांध दिया और तीसरे फ्लास्क के मुंह को खुला छोड़ दिया, अंधेरे में रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब परीक्षण करने गया तो पहले फ्लास्क में उसने देखा कि वायुमंडल की हवा, सब जानते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के कीटाणु होते हैं, वायुमंडल की हवा बाहर से अंदर नहीं जा रही थी। तो उसने देखा कि फ्लास्क में जिस तरह से शोरबा और मांस रखा है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा फ्लास्क को देखा तो देखा कि थोड़ा थोड़ा जालीदार कपड़ा होने के नाते वायुमंडल की हवा धीरे धीरे मांस और शोरबे तक पहुंच रही थी। अर्थात जो वायुमंडल में कीटाणु होते हैं वो जालीदार कपड़े से होते हुए मांस तक, शोरबे तक पहुंच रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप मक्खियों के डिंबक पाए गए। मुंह के ऊपर मक्खियों के डिंबक पाए गए। तीसरे में देखा जिसका मुंह बिल्कुल वायुमंडल से लगा हुआ था, तो उसने देखा कि ऊपर से नीचे तक चारों तरफ मक्खियों के डिंबक ऊपर से नीचे तक मांस तक पहुंच गए थे। इस बात से यह निष्कर्ष उसने निकाला कि जिस फ्लास्क में वायुमंडल की हवा प्रवेश नहीं कर रही थी, अर्थात बाहर के कीटाणु अंदर नहीं जा रहे थे, वहां किसी प्रकार की जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। दूसरे फ्लास्क में थोड़ा थोड़ा जो वायुमंडल की हवा जालीदार कपड़े से नीचे जा रही थी, मांस तक, शोरबे तक जा रही थी, तो उस जालीदार कपड़े के ऊपर छोटे छोटे डिंबक दिखाई दिए। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि हल्का हल्का भी यदि बैक्टीरिया हवा के साथ जाएगा किसी जगह, तो वहां पर वो अपनी क्रिया शुरू करेगा, उसे जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। जबकि तीसरे फ्लास्क जिसका कि पूरा मुंह खुला हुआ था, उसने सिद्ध किया, उसने देखा कि पूरा नीचे से ऊपर तक मक्खियों की गंदगी, मक्खियों का डिंबक, कीटाणु फैले हुए थे। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के कीटाणु हैं और उन कीटाणुओं के क्रिया से, जैविक क्रिया से ही विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। बस अब अगला वीडियो जीवात यहाँ पर ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं। अगला वीडियो
अभी इसी जीवात जीवोत्पत्ति के सिद्धांत में मैं आपको फ्रांसेस्को रेडी का प्रयोग बताऊंगा।